मौत को न्योता देने जैसा लग रहा था। गर्म हवा खाली मैदानों से तलवार की धार की तरह गुजरती और अपने पीछे छोड़ जाती जलती हुई खामोशी। बस शाम ढलने के बाद जब सूरज की आग थोड़ी कम होती तभी जिंदगी बाहर झांकती। कोलकाता में गर्मी नई बात नहीं। बारिश का आगमन, फिर अचानक प्रकृति बदल गई। भयंकर गर्मी के बाद फूलडांगा में लगातार 4 घंटे बारिश हुई। पहली बूंदें जब जमीन पर गिरी तो ऐसा लगा जैसे तपते तवे पर पानी डाल दिया गया हो। छन्न से उठती भाप और फिर गायब। धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी। तालाब भर गए, मैदान चमक उठे, पेड़ों की पत्तियों से पानी टप टप गिरने लगा। बारिश के बाद चिड़ियां बाहर आईं, जैसे दुनिया को फिर से जिंदा होते देख रही हूं। शाम का हल्का सुनहरा उजाला। क्लब घर में अर्नव काफी पहले लौट आया था। खाली क्लब घर की खिड़की के पास बैठा। ये जगह कभी हंसी और शोर से भरी रहती थी, आज बस यादें थीं, और उन यादों में सबसे भारी नाम था राघव। दरवाजा खुला, निलय अंदर आया और मुझे देखकर उछल पड़ा। अरे अर्नव दा, आप कब आए? मैंने जवाब नहीं दिया, बस बाहर पानी में नहाते कौवों को देखता रहा। वो फिर बोल, इतने दिन बाद लौटे, बताना भी जरूरी नहीं समझा? मैं हल्का मुस्कुरा दिया। घड़ी में 6:30 बज रहे थे। एक एक करके सब आने लगे। सुमित, करण और आखिर में राघव। मुझे देखते ही सब खुश हो गए। सुमित ने स्टील के बड़े गमले में मुरमुरा, सरसों तेल और हरी मिर्च मिलाकर बीच में रख दिया। सब खाते हुए मुझे देख रहे थे जैसे सवालों की बारिश होने वाली हो। अर्नव दा, आज कहानी सुनाओ ना, बहुत दिन हो गए। अभी तो टाइम है, पूजा में जाने से पहले सुनाओ। मैंने टालने की कोशिश की, आज रहने दो, किसी और दिन। सिर्फ राघव पीछे खड़ा था, चेहरे पर वही पुरानी तिरस्कार भरी मुस्कान। मैंने एक पल उसे देखा और मन ही मन सोचा, आज की कहानी के बाद क्या ये अब भी हंसेगा? जब ये घटना हुई मेरी उम्र लगभग 23 से 24 साल रही होगी। माँ की बीमारी के कारण बचपन के कई साल मैंने असम के चराइदेव में अपनी मौसी के घर बिताए थे। मौसी की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझे बेटे की तरह पाला। एक दिन मौसी का पत्र आया। उन्होंने लिखा, कुछ दिन के लिए आ जाओ। मैं चला गया। कुछ ही दिनों में मौसा जी की मदद से पास के बेलवा गांव के प्राथमिक स्कूल में मुझे शिक्षक की नौकरी मिल गई। गांव छोटा था, ज्यादातर मिट्टी के घर, चारों तरफ खेत और सन्नाटा। रहने की व्यवस्था काली मंदिर के पुजारी हरिनाथ बाबा के साथ हो गई। सुबह स्कूल, शाम मंदिर और रात जल्दी सो जाना। जीवन शांत था, बहुत ज्यादा शांत। लेकिन एक रात हरिनाथ बाबा की अचानक मृत्यु हो गई। गांव में दूसरा पुजारी नहीं था। लोगों ने मुझसे विनती की, अर्नव बाबू, कुछ दिन पूजा संभाल लीजिए। मैंने मना करना चाहा, लेकिन परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया और यहीं से सब बदल गया। एक सप्ताह बाद गांव का एक बच्चा रातों रात गायब हो गया। सबने सोचा कहीं भटक गया होगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। 4 बच्चे बिना किसी निशान के गायब। गांव में डर फैल गया। हर घर में रोना, हर रात पहरा, और हर बार, आखिरी बार बच्चों को देखा गया था, वह घर गांव के किनारे था, टूटा फूटा, झाड़ियों से ढका, और उसके पीछे एक बड़ा तालाब। लोग कहते थे वहां कभी शेखर चौधरी नाम का आदमी रहता था, अजीब स्वभाव का। उसका एक नौकर था, बिरजू। एक दिन तालाब किनारे बिरजू की लाश मिली। दोनों कान फटे हुए, शरीर पर गहरे घाव, और उसी दिन शेखर चौधरी गायब। उसके बाद से हवेली वीरान पड़ी थी। जब चौथा बच्चा गायब हुआ, गांव भड़क उठा। लोग मशाल लेकर हवेली पहुंचे। किसी ने चिल्लाया, यही कुछ है, जला दो इसे। और देखते ही देखते पूरी हवेली आग में जल उठी। लपटें आसमान छू रही थी, लेकिन
अजीब बात यह थी, जलते समय अंदर से किसी बच्चे की हंसी जैसी आवाज आ रही थी। कुछ महीनों बाद एक शाम स्कूल से लौटते लौटते देर हो गई। साइकिल से घर जा रहा था। जैसे ही जली हुई हवेली के पास पहुंचा, मेरे पैर खुद ब खुद रुक गए। अंधेरे में वह खंडहर मानो किसी जीव की तरह खड़ा था। तभी तालाब की तरफ से छपाक जैसे कोई पानी में भागा हो। चारों ओर सन्नाटा। मैंने साइकिल खड़ी की और अंदर चला गया। उस दिन अमावस्या थी। आसमान साफ, फिर भी चारों ओर धुंध, जैसे हवा भारी हो गई हो। टूटी खिड़कियों में मुझे कई छोटी छोटी परछाइयां दिखी। बच्चों जितनी ऊंचाई, वे स्थिर खड़ी थी, मुझे देख रही थी। मैंने टॉर्च जलाई और उसी पल सब गायब। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था वे अभी भी वही हैं, रोशनी के बाहर मेरा इंतजार करती हुई। तभी धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे बच्चे मिलकर कोई कविता गा रहे हो। एक घड़ा हाथ में, दूजे हाथ में छुरी, घर घर घूमे रात में। आवाज पास आती जा रही थी। मेरे शरीर में ठंड उतर गई। ताड़ के पेड़ के नीचे मैंने उसे देखा, काला, 4 पैरों पर झुका हुआ। मानव नहीं। टॉर्च अचानक तेज जल उठी और जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। गोल सिर, आंख और नाक की जगह काले छेद, मुंह कानों तक फटा हुआ और भीतर से बाहर निकले चाकू जैसे दांत। उन दांतों के बीच एक कटा हुआ मानव कान लटक रहा था। वह कविता गुनगुना रहा था, धीरे, भूखे जानवर की तरह। फिर उसने सिर उठाया और सीधे मेरी तरफ देखा। हमला अगले ही पल वह बिजली की गति से मेरी ओर झपटा। मैं भागा। धुंध मेरे पैरों से लिपट रही थी। ताड़ के पेड़ बिना हवा के हिल रहे थे। पीछे से गुर्राहट और वही कविता अब चीख बन चुकी थी। फिर सब अंधेरा। अगली सुबह जब होश आया, मैं गांव वालों के बीच पड़ा था, चौधरी हवेली के बाहर। उसके बाद मैंने गांव छोड़ दिया, हमेशा के लिए। लेकिन वह चेहरा सालों तक सपनों में मेरा पीछा करता रहा। कहानी खत्म करता है। क्लब में सन्नाटा छा गया। सिर्फ राघव हंसा। ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं चुप रहा क्योंकि मैं जानता था असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि सच और मौत के बीच की वो दीवार तोड़ देती हैं, जिसके पीछे छुपा होता है ऐसा राज जिसे जानने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। तभी अचानक बाहर से तेज हांफने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जान बचाकर भागता हुआ आ रहा हो। तीनों चौंक गए। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर वे जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। दूर से गांव का एक आदमी पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अर्णव अब जिंदा नहीं है। उसकी लाश गांव के तालाब के किनारे मिली है। ये बोलने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। सुनते ही जैसे समय थम गया। तीनों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। कुछ देर पहले तक हंसता बोलता अर्णव, अब एक लाश। तीनों क्लब घर के अंदर गए और देखा कि एक भयानक साक्रेशर अर्नब की कुर्सी पर बैठा है और राघव की लाश पास में ही पड़ा है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक जरूरी बात, एक वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 10 घंटे की मेहनत लगती है, लेकिन अभी हमारे चैनल पर सिर्फ 10 सब्सक्राइबर ही हैं। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मुझे आगे और बेहतर कहानियां बनाने की हिम्मत देती है। इसलिए प्लीज, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली डरावनी और रोमांचक कहानी में। यह कहानी है शाहपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग खुश थे,
जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द इस गांव पर एक भयानक खतरा आने वाला है। आओ आओ भोलू भाई, बताओ आज क्या खिलाऊं? मीठे रसगुल्ले या फिर गर्मा गर्म जलेबियां अभी अभी कढ़ाई से निकाली हैं। अरे नहीं नहीं बबलू भाई, आज मिठाई खाने नहीं आया। मैं तो खेतों की तरफ जा रहा था, लेकिन घर से निकलते वक्त तुम्हारी पत्नी सीमा ने मुझे रोक लिया। अरे सीमा भी ना, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए हर बार तुम्हें ही पकड़ लेती है। तो फिर तुम भी अपनी आदतें सुधार लो, देर रात घर आना बंद करो। सीमा कह रही थी कि तुम रोज रात 12 बजे तक घर आते हो, ये ठीक नहीं है। काम बहुत बढ़ गया है भैया, लेकिन ठीक है, अब से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे जलेबी खाकर तो जाओ। भोलू मिठाई खाकर चला गया और बबलू फिर से अपने काम में लग गया। काम में इतना डूबा हुआ था बबलू कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 12 बज चुके थे। रात के 12 बजे भोलू अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक औरत थैली में कुछ सामान लेकर बेच रही थी। भोलू को अजीब लगा, क्योंकि इतनी रात में वहां कोई नहीं होता। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही आलू थी। ले लो, गोल गोल वो आलू, हल्की रात आवाज वाले में आलू। बोली, आलू ले लो, गोल गोल आलू, रात वाले आलू। इतनी रात को कौन आलू बेच रहा है? कौन हो तुम? नहीं, अरे पगली, टोकरी में तो कुछ है ही नहीं, बेच क्या रही हो? अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं। आलू? आलू उसके तो तुम हो। शरीर से धुआं निकलने लगा और कुछ ही पल में वहां बबलू की जगह एक बड़ा सा आलू पड़ा था और औरत एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। भोलू भैया, ये रात भर घर नहीं आए? चिंता मत करो भाभी, शायद काम से बाहर गए होंगे। लेकिन भोलू खुद अंदर से डर गया था। दिन बीतते गए, लेकिन बबलू का कोई पता नहीं चला और फिर हर रात गांव का कोई ना कोई आदमी गायब होने लगा। एक दिन गांव का एक आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था। रास्ता सुनसान था, गोल गोल आलू, चारों रात वाले आलू। तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़े। गोल गोल आलू, रात वाले आलू। अरे बीच सड़क पर कौन आलू बेचता है? बहुत ताजे आलू हैं, ले लीजिए ना। उसकी मीठी आवाज सुनकर श्यामू मान गया। अगली सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो जो उन्होंने देखा, उसे देखकर सबकी आंखें फट गईं। जमीन पर हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था, जैसे रात में वहां कुछ भयानक हुआ हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस आदमी का शरीर कहीं भी नहीं मिला। न कोई निशान, न कोई कपड़ा, बस खून और मिट्टी पर घसीटने के कुछ अजीब से निशान। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग दहशत में आ गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस रास्ते के पास जाने की। ये तो वही जगह है जहां रात को श्यामू गया था। पहले बबलू, अब श्यामू। ये कोई साधारण बात नहीं है। अब गांव वालों को यकीन हो चुका था कि गांव में कोई अनदेखी, अनजानी और डरावनी ताकत घूम रही है। आज के बाद कोई भी रात 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। डर इतना बढ़ चुका था कि पूरा गांव सूरज ढलते ही कैद हो जाता था। शाम होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते। लोग एक दूसरे को चेतावनी देते, कोई भी बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी आवाज आए। उसी रात एक लड़का और लड़की जब दोनों उस सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक अंधेरे में कुछ हिला।
लड़के ने पीछे मुड़कर देखा और बिना कुछ कहे भाग गया। लड़की वहीं खड़ी रह गई, अकेली। कुछ ही पलों में वो सुरेल उसके सामने आ गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा उसे भी एक आलू बना दिया। इंसान जैसा नहीं था। भाग लो, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। अगले दिन जब सुबह हुई, सारे गांव वाले एकत्रित हुए। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वे मोहन के पास गए और उससे पूछने लगे, कल रात क्या क्या हुआ था? मोहन चुप खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कोई इंसान नहीं, एक खतरनाक चुड़ैल है। हम दोनों उस रास्ते से जा रहे थे। अचानक हमें लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो चीज इंसान नहीं थी। मैं डर गया और भाग गया, लेकिन वो लड़की वो वहीं रह गई। तो मतलब बबलू भी? लेकिन अभी भी उम्मीद है। उसकी ताकत उसकी टोकरी में है। तो फिर देर किस बात की? आज ही उसका खेल खत्म करते हैं। था उसी दिन सारे गांव वाले मिलकर एक गुप्त योजना बनाने लगे। हर कोई सावधान था, कोई नहीं चाहता था कि सुडेल को इसकी खबर लगे। योजना तैयार होते ही सब लोग रात का इंतजार करने लगे। जैसे ही अंधेरा छाया, गांव में सन्नाटा फैल गया। सब अपनी अपनी जगह छिपकर बैठ गए, हाथों में जलती हुई मशाल लिए। कुछ देर बाद वो सुडेल अपनी जगह पर आ गई। उसकी परछाई अंधेरे में हिल रही थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। तभी इशारा मिला और अगले ही पल सारे गांव वालों ने मिलकर अचानक उस पर हमला कर दिया। मशालों की आग चारों तरफ फैल गई। सुडेल जोर जोर से चीखने लगी। वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चारों ओर से गिर चुकी थी। धीरे धीरे वो आग में जलने लगी। उसकी चीखें कम होती गईं और कुछ ही देर में वो राख बनकर खत्म हो गई। और तभी उसकी टोकरी हिलने लगी, जिसमें उसने जिन लोगों को कैद किया था वो एक एक करके बाहर आने लगे। सभी लोग आजाद हो गए और गांव में फिर से शांति लौट आई। दोस्तों, मुझे यह कहानी बनाने में कम से कम 10 घंटे लगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप सच्चे महादेव के भक्त हों तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर